स्ट्रेस मैनेज करना उतना ही आसान है जितना अपनी ब्रीदिंग सुधारना। जिंदगी कभी कभी एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह लगती है। बैलेंस को सही करते ही आपने जो भी लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करना मुमकिन लगने लगेगा। लेकिन आपके डर, तनाव, चिंताएं, जिम्मेदारियां और तमाम तरह के प्रेशर इस बैलेंस को बिगाड़ने की साजिश कर सकते हैं, और ऐसा होते ही अचानक आप खुद को परेशानियों से घिरा हुआ और कमिटमेंट के बोझ तले दबा हुआ पाएंगे। खुशकिस्मती से बैलेंस को फिर से पाना और उसे मेंटेन करना आसान है। ऐसा करने का आसान तरीका है बेसिक्स की ओर लौट जाना। डू ब्रीथ किताब की ये समरी आपको बताएगी कि किस तरह सांस लेने, खाना खाने, सोचने और बेहतर और संतोषजनक जिंदगी की ओर आराम से बढ़ते हुए बैलेंस को कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप जानेंगे कि इंफॉर्मेशन की बाढ़ के मॉडर्न प्रॉब्लम को किस तरह से मैनेज किया जाए। विंस्टन चर्चिल का सीक्रेट प्रोडक्टिविटी हैक क्या था और आप अपने 40% फैसले सबकॉन्शियसली क्यों लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबके तनाव के कारण कुछ भी हो सकते हैं जो हमारा दिमाग खराब कर दे। ट्रेन छूट जाने से लेकर पैसों की दिक्कत या लगातार बजते मोबाइल से लेकर एक दिमाग खराब करने वाली न्यूज हेडलाइन। कारण चाहे कुछ भी हो, मगर हम सबका शरीर तनाव में एक ही तरह रिएक्ट करता है। वो ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, लेकिन उसके फिजिकल सिम्टम्स को कम करना सांस लेने या छोड़ने जितना ही आसान है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप तेजी से सांस लेते हैं, लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आप लंबी और धीमी सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपकी ब्रीदिंग केवल आपकी मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन नहीं है, और इसमें आपकी मेंटल स्टेट चेंज करने की भी ताकत है। रिलैक्स्ड ब्रीदिंग ट्रिक्स अपनाने से आपके शरीर को लगता है कि आप सचमुच रिलैक्स्ड हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ 60 सेकंड तक धीमी लंबी सांसें लेने से आपके ब्लड स्ट्रीम से कॉर्टिसोल हार्मोन पूरी तरह से साफ हो जाता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको ठीक से सांस लेना सीखना होगा? बिल्कुल नहीं। आप इस खूबी के साथ पैदा हुए हैं जिसे आप भूल गए हैं। आपको सिर्फ इसे फिर से याद करना होगा। क्या आपने कभी किसी बच्चे को सांस लेते हुए देखा है? बच्चा अपनी नाक से सांस लेता है और उसकी सांस से उसका पेट फूल जाता है। उसके बाद वो वापस नाक से सांस छोड़ता है और सांस छोड़ने में सांस लेने से ज्यादा वक्त लेता है। इसके पीछे एक कारण है, नाक के बाल हवा को फिल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से नाक बेस्ट ब्रीदिंग ऑर्गन मानी जाती है। और लंबी सांस छोड़ने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, जो शरीर के आराम और सही डाइजेशन के लिए जरूरी है। आप खुद से पूछिए कि क्या आप एक बच्चे की तरह सांस लेते हैं? चलिए इस पर काम करते हैं। पहला स्टेप है अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। नोट करिए कि अलग अलग मौकों पर आप कैसे सांस लेते हैं। अपनी ब्रीदिंग को पहचानिए। जब आप अपनी ब्रीदिंग को जान लेंगे तो आप अपनी सांसों से स्ट्रेस और एंजाइटी के लक्षण पहचान लेंगे। इससे पहले कि आपका दिमाग पैनिक बटन को हिट करे, आप अपनी सांसों के जरिए शरीर को शांत कर लेंगे। तो आप बच्चे की तरह सांस कैसे ले सकते हैं? अपनी नाक से ही सांस लें और छोड़ें। अपने पेट और डायफ्राम को हर सांस के साथ भरें। इससे आपको खुद को केंद्रित करने में मदद मिलेगी और आपको चित्त को शांत और कंट्रोल कर पाएंगे। सांस छोड़ने में सांस लेने से ज्यादा वक्त लें। प्रैक्टिस के लिए आप सांस लेते और छोड़ते वक्त काउंटिंग कर सकते हैं। अगले चैप्टर पर जाने से पहले क्यों न लंबी सांस लेने की थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। ऐसा करने से आप खुद को ज्यादा फोकस्ड और कम बोझिल महसूस करेंगे। आपको सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक की जरूरत है, और वो है सिंपलिसिटी। बुलेट जर्नल्स, डेस्कटॉप कैलेंडर्स, ऑनलाइन टू डू लिस्ट। अपने इर्द गिर्द इतने सारे प्रोडक्टिविटी एप्स और हैक्स के होते हुए अपनी पीक प्रोडक्टिविटी तक पहुंच पाना आसान लगता होगा ना? लेकिन आप गलत हैं। ये सारे एप्स और लाइफ हैक्स खुद को ऑर्गेनाइज रखने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं, और इनका इस्तेमाल करना सही भी है। डिसऑर्गेनाइज होने से कई जरूरी काम कई बार पीछे छूट जाते हैं, और इनसे न केवल आप काम वक्त पर पूरा कर पाते हैं बल्कि स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स को डाउनलोड कर लेना कोई हल नहीं है। एप्स इनपुट्स की तरह होते हैं, वो सिस्टम जो आपको इन्फॉर्मेशन मैनेज करने में मदद करते हैं। लेकिन कई दफा एक्सेसिव इनपुट भी आपको पीक प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने में बाधा बन जाते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आपको दरअसल अपने इनपुट्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा।
क्या आपको अलग अलग एड्रेसेस पर ईमेल आते हैं? सबको एक ही ईमेल अकाउंट पर डाइवर्ट करें। बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन और डाक दोनों तरह से आते हैं। एक अल्टरनेटिव चुनें और दूसरे को बंद कर दें। क्या आपको किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नोटिफिकेशन दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मिलता है? सभी तरह की गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दीजिए। अगर इंफॉर्मेशन की तादाद ज्यादा होगी तो आप ज्यादा सीरियस स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। अपने इनपुट को स्ट्रीमलाइन करने से इंफॉर्मेशन लिमिटेड चैनल से ही आप तक पहुंचेगी, जिससे आप उसे बिना तनाव लिए मैनेज कर पाएंगे। अब अपने लिए पुराने जमाने का पेपर फाइलिंग सिस्टम तैयार कीजिए। जी हाँ, हम काल्पनिक रूप से पेपरलेस वर्ल्ड में जीते हैं, लेकिन जरा अपने आसपास नजर डालिए कि आपका एनवायरनमेंट वाकई पेपरलेस है। इसीलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी वाले सभी दस्तावेजों की फाइलिंग कीजिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो जानकारी मौजूद है, ये सोचकर इन डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज मत कीजिए। आखिर में अपनी टू डू लिस्ट को सुधारिए। इसे वन वर्ड आइटम जैसे टेक्स्ट से मत भरिए। हर काम के साथ वर्ब जरूर जोड़िए, जैसे सिर्फ टेक्स्ट की जगह लिखिए फाइल टेक्स्ट। अगर आपके पास अपने किसी टास्क के लिए सही वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है लिस्ट में डालने से पहले आपको उस काम पर और विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से आप सारे बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 1000 से ज्यादा मोटिवेशनल PDF बुक्स। अगर इन बुक्स को आप मार्केट में खरीदेंगे तो आपको 20 से 30 हजार रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हम केवल आपको 99 रुपए में दे रहे हैं। अभी इस ई-बुक्स को खरीदने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, कॉन्वेंस फीस भी आपको नहीं देनी, और इन PDF बुक्स की प्राइस कभी भी 999 कर दी जाएगी। ओनली लिमिटेड टाइम ऑफर, हरी अप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अपने हर टास्क के साथ कॉन्टेक्स्ट भी डालिए, जैसे आप टैक्स कहाँ भरने जा रहे हैं, ऑनलाइन या अपने अकाउंट के ऑफिस। ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड कीजिए। आपका हर टास्क जितना क्लियर होगा, उसे एग्जीक्यूटिव करना उतना ही आसान होगा। ये आपके टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटने में मदद करेगा। हो सकता है फाइल टैक्स आपकी टू डू लिस्ट में महीनों से ऊपर हो, लेकिन कुछ तो है जो आप ये काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने अभी तक टैक्स इसीलिए फाइल नहीं किया क्योंकि आपके पास फॉर्म्स नहीं है, और आपके पास फॉर्म्स नहीं है क्योंकि आपके अकाउंटेंट ने उन्हें आपके पास नहीं भेजा। ऐसी सूरत में फाइल टैक्स की जगह आपको लिखना चाहिए ईमेल अकाउंट रिफॉर्म्स। जब आप अपने वर्क फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो को स्ट्रीमलाइन करके सुधार लेंगे तो टास्क पूरा करने में आपका मेंटल फ्रिक्शन काफी कम हो जाएगा। अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए अपने डर का सामना करें। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बिना किसी डर के जीते हैं, स्पॉन्टेनियसली एक्ट करते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं और निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में बोल्ड कदम उठाने से पीछे नहीं हटते? या आप उस तरह के इंसान हैं जो किनारे पर बैठकर लोगों को उनके सपनों के पीछे भागते देखता है? मुमकिन है आप वो दूसरे इंसान हैं। हम में से ज्यादातर वही होते हैं। हमें पता होता है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, मगर फिर भी हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। आखिर हमें क्या रोक रहा है? डर, असफल होने का डर, शर्मिंदा होने का डर, अपमानित होने का डर, और इन्हीं सभी डरों का सामना करने का डर। लेकिन जो लोग रिस्क लेते हैं और चैलेंजेस का डट कर सामना करते हैं, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जिन पर डर का कोई असर नहीं होता। वो बस बाकी लोगों से डर का सामना करने में बेहतर होते हैं। अच्छी बात यह है कि हिम्मत एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आप भी डर का सामना करने के आपके सफर का पहला कदम है आपका माइंडसेट बदलना। साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर कैरोल डुवे कहते हैं कि जब नई चीजें सीखने की बात होती है तो अक्सर दो तरह के ही माइंडसेट देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिजल्ट ड्रिवन थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप टास्क के अकाउंट पर फोकस करते हैं, उसके प्रोसेस पर नहीं। अगर आप कोई काम करते हैं जिसका आउटकम अनसक्सेसफुल रहे तो आप ये मान लेंगे कि उस काम का आउटकम कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। दुखद बात यह है कि आप इस माइंडसेट को जितना ज्यादा अपनाएंगे उतना ही आप किसी नए काम को करने से कतराएंगे, क्योंकि आप कोशिश करने से पहले ही मान चुके हैं कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती। एक ग्रोथ माइंडसेट किसी भी टास्क के प्रोसेस पर फोकस करता है, न कि उसके आउटकम पर। नतीजा, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो परेशानियों को पॉजिटिव चैलेंज की तरह देखते हैं, न कि रास्ते के रोड़े की तरह, और वो अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के नजरिए से देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप रिस्क का स्वागत करते हैं।
इस दौरान कहीं भी असफल होने का डर हावी नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच में असफलता से डर की कोई जगह नहीं होती। अच्छी बात यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट में कुछ भी फिक्स नहीं है और आप जब चाहें तब ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकते हैं। इसकी शुरुआत उम्मीदों को कम करने से करें। क्या आपने कभी कोई किताब लिखने का सपना देखा है? कभी भी ये सोचकर लिखने ना बैठें कि आप एक नॉवेल 6 महीने में पूरा कर लेंगे। सिर्फ लिखने का उद्देश्य लेकर लिखने बैठें। जब आप किसी नई चुनौती के साथ उम्मीद नहीं बांधेंगे तो आप आउटकम के साथ नहीं बल्कि प्रोसेस के साथ जुड़ेंगे, और जब आप रिजल्ट की जगह प्रोसेस का महत्व समझेंगे तो असफल होने का डर खुद ब खुद कम हो जाएगा। जो डर आपका लक्ष्य हासिल करने में रुकावट बना हुआ है। ग्रोथ माइंडसेट को सच में अपनाने के लिए यूएस की प्रथम महिला एलेनोर रूजवेल्ट की सलाह माने। उन्होंने कहा था कि रोजाना एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपको डर लगता हो। अपनी जिंदगी साइड लाइन पर मत गुजारिए। उन चीजों को खुले दिल से कीजिए जो करने में आप हिचकते हैं। उन सपनों को पूरा करने में जुट जाइए जो आपको लगता है कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर आप असफल भी होते हैं तब भी आप इस सफर में बहुत कुछ सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। आज भी जीना सीखने से बेहतर आपके लिए और कोई तूफान नहीं हो सकता। एमिली डिकिंसन ने एक बार लिखा था, फॉरएवर यानी हमेशा जो है वो बहुत सारे अभी से मिलकर बना है। ये एक बेहद खूबसूरत काव्यात्मक सोच है जो कि सच भी है। आप जिस तरह से अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारते हैं वही आगे चलकर जब इकट्ठा होते हैं तो इस धरती पर आपके गुजारे हुए वक्त की परिभाषा बनते हैं। फिर भी हम में से कई लोग अपने आज को बीते कल का आकलन करने या आने वाले कल की फिक्र करने में बिता देते हैं। दुखद बात यह है कि कई बार हमारा आज रोजमर्रा के काम करते हुए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ही गुजर जाता है। जरा सोच कर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी शांत और फोकस्ड हो जाएगी अगर आप अपने दिल से गुजरे हुए वक्त का अफसोस और आने वाले वक्त की फिक्र को निकाल बाहर कर सकें। सोचिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी अगर आप अपने आज को पूरी तरह से जिए, न कि उसे रेत की तरह बस हाथों से फिसल जाने दे। खुशकिस्मती से आज में जीने की कला सीखी जा सकती है और ऐसा करने के कुछ ठोस तरीके मौजूद हैं। इस काम को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त और जगह आज अभी इसी जगह है। ऐसा आप माइंडफुलनेस के जरिए सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस वो प्रैक्टिस है आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुद के और आपके विचारों से आपको अवगत करना सिखाती है। सबसे जरूरी बात, इसके जरिए आप सीख सकते हैं कि बिना किसी अवधारणा या चिंता के कैसे अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। माइंडफुलनेस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और अवेयरनेस आती है जब आप शांत चित्त होकर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको रिलैक्स्ड या शांत चित्त होने पर ध्यान देना है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपने प्रतिवेश, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, मगर इस तरह ध्यान देने से आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान लगाने की पुरजोर कोशिश की जगह सॉफ्ट फोकस को लक्ष्य बनाइए। एक बार आप अवेयरनेस को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस सीखने की जरूरत है। कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, मन में जो भी हो उसे वैसा ही रखिए। अपनी भावनाओं या सोच को जज मत करिए। माइंडफुल थिंकिंग के जरिए अपनी परिस्थिति की सच्चाई को कबूल कीजिए और उसके बाद सोच समझकर फैसला कीजिए कि आप उस परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपको माइंडफुलनेस से शुरू करने में दिक्कत हो रही है तो बेहतर है कि आप सेंसेस के साथ शुरू करें। आखिर सेंसेस में होने वाले अनुभव हमें आज और अभी में ला देते हैं। किसी एक सेंस पर फोकस करिए जैसे स्वाद, और उसी में खो जाइए। आप एक फल का टुकड़ा खा सकते हैं, खाते वक्त उसकी खुशबू पर गौर कीजिए। देखिए उसका टेक्सचर कैसा है और वो दिखने में कैसा है। फल को मुंह में डालने के बाद उसके बदलते स्वाद और सेंसेशन को महसूस करते हुए उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। माइंडफुलनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आसान है। एक ज़ेन एक्सप्रेशन के अनुसार जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलिए, खा रहे हों तो सिर्फ खाइए। सबसे नीरस लगने वाला काम भी आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का अवसर देता है। तो आज आप माइंडफुली कौन सा काम कर सकते हैं? आपकी मेंटल क्लैरिटी आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। एनर्जी क्राइसिस अक्सर खबरों में बनी रहती है। हम फॉसिल फ्यूल्स के भविष्य पर चर्चा करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के वादे से उम्मीद लगाए रखते हैं। यानी ये बात तो साफ है कि पृथ्वी की एनर्जी बहुत ही मूल्यवान है और हमें इसे बचा कर रखने की जरूरत है।
लेकिन जहाँ बात हमारी खुद की ऊर्जा के भंडार की आती है, हम बहुत ही कम माइंडफुल होते हैं। यहाँ तक कि हम कभी कभी अपनी एनर्जी को खोने का आनंद लेते हैं, जो कि सही बात नहीं है। कई बार बेकार की बातों में वक्त बर्बाद कर देते हैं, जबकि उस वक्त हमें अर्थपूर्ण ढंग से अपने दिमाग और शरीर को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। वर्क प्रेशर के चलते कई दफा हम अपनी नींद की कुर्बानी दे देते हैं और दिन में आलस को दूर करने के लिए एक के बाद एक कई डबल एस्प्रेसो गटक जाते हैं। यही नहीं, अगर ऊर्जा की कमी महसूस हो तो कुछ मीठा खाकर एनर्जी लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मेंटल क्लैरिटी और माइंडफुल थिंकिंग टेक्निक्स में महारत हासिल करने का कोई फायदा नहीं अगर आप इन सब के साथ अपने शरीर का ठीक से ख्याल न रख रहे हो। याद रखिए, शांत और सुव्यवस्थित दिमाग पाने का रास्ता स्वस्थ शरीर से होकर जाता है। अगर आप विचलित, अस्थिर और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप शारीरिक रूप से भी थके हुए हैं। याद रखिए, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। माना जाता है कि 2 घंटे जागने के बाद आपको 1 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मान लीजिए आप जरूरत के हिसाब से पूरी नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी दोपहर के वक्त में आपको थकान लगती है। उम्मीद है आप इसे हल्के में नहीं ले रहे। दरअसल दोपहर तक शरीर का रिदम टूटने लगता है और ये नेचुरल है। आप चाहें तो जबरन जागने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आप पावर नैप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दिन में नैप लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची, साल्वाडोर डाली और विंस्टन चर्चिल जैसे दिग्गजों को भी दिन में नैप लेने की आदत थी। यहाँ तक कि चर्चिल ने तो कसम खाकर बोला था कि ये नैप्स ही उनकी प्रसिद्ध प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है। जाहिर है, अगर आपके वर्क प्लेस में ऐसा नियम न हो तो आप नैप नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में क्विक एनर्जी के लिए कॉफी या अन्य मीठी चीजों का रुख ना करें। ब्रेन फ्रूट खाने की कोशिश करें, जैसे होल ग्रेन। होल ग्रेन्स ब्लड स्ट्रीम और ब्रेन में बहुत ही धीमे और लगातार एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक अलर्ट रहते हैं। अन्य ब्रेन फ्रेंडली फूड्स में मछली और ब्लूबेरीज शामिल है। दोनों ही विटामिन से भरी हुई होती हैं, जो ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए सही खाना और अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलैक्सेशन एक और जरूरत है, लेकिन हम में से कई लोग इसे एक लग्जरी की तरह ट्रीट करते हैं या इस पर ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहते। खुद को ठीक तरह से अनवाइंड करने में वक्त लगता है। क्या आप रिलैक्स होने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे एक ग्लास वाइन पी लेना या कुछ वक्त नेटफ्लिक्स के सामने गुजार देना? ऐसा नहीं है कि आपको इन खुशियों को जिंदगी से निकाल बाहर करना होगा, लेकिन इनकी आड़ में असल और गहरे रिलैक्सेशन के तरीकों को छिपने न दें। रिलैक्सेशन के माइंडफुल तरीकों में मेडिटेशन, लॉन्ग वॉक, एक अच्छा स्नान या 1-8 घंटे कोई अच्छी किताब पढ़ना शामिल है। मेंटल फोकस एक मांसपेशी की तरह है जिसे एक्सरसाइज से बढ़ाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप बेहद प्रभावशाली इस रिसोर्स के मालिक हैं और संभवतः ये रिसोर्स इतना फायदेमंद है, स्टार्टअप्स, एप्स, तमाम तरह की वेबसाइट्स करोड़ों रुपए खर्च करके इन रिसोर्स को आपसे लेना चाह रही है। ये रिसोर्स है आपका अटेंशन, पर क्या आप इसका फायदा उठा रहे हैं? अगर आपको काम में मन लगाना कभी मुश्किल नहीं लगता या ये पता करने में आपको अभी लगभग 45 मिनट फालतू की इंटरनेट सर्फिंग में जाये कर दिए हैं, तो आप इस लेसन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी फोकस को परफेक्शन की हद तक पा लिया है। हालांकि बाकी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने फोकस करने की ताकत को रिफाइन करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना आपको लगता है। चलिए शुरू करते हैं ये रिफाइन करते हुए कि फोकस दिखना कैसा चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि फोकस के साथ कोई काम करना मतलब पूरी दिमागी ताकत लगाकर एक कॉम्प्लेक्स फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये लेजर फोकस केवल फोकस करने का एक तरीका है, ठीक कैमरे की तरह, जिसका एक फंक्शन होता है जूम इन करके बारीक चीजों को कैप्चर करना या फिर जूम आउट करके पैनारोमा बनाना। यानी फोकस पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपना नजरिया ही खो दें। इसी तरह फोकस हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर किया जाए। कभी कभी हमारी डिस्ट्रैक्शन की प्रवृत्ति हमें कुछ बताना चाह रही होती है। जब आप कुछ करने बैठे और उस पर बिल्कुल फोकस न कर पाएं, तो खुद से पूछें, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? शायद आप असफल होने से घबरा रही हों। ऐसे में आपको काम जारी रखने से पहले इस डर का इलाज करना होगा।
या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये काम इसीलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि शायद सबकॉन्शियसली आपको पता हो कि इस काम पर अपनी एनर्जी खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी डिस्ट्रैक्शंस हमें अपने समय और अटेंशन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। अगर आपको अक्सर लगता है कि डिस्ट्रैक्शन आपको आपके समय का पूरा फायदा उठाने से रोकते हैं, तो एक आसान सी टाइम मैनेजमेंट तकनीक अपना कर देखिए, जिसे पोमोडोरो स्ट्रेटेजी जो एंटरप्रेन्योर फ्रांसिस्को सिरिलो ने विकसित की थी। अपने टाइमर को 25 मिनट पर सेट कीजिए। ये पोमोडोरो इंटरवल की लेंथ है। पोमोडोरो खत्म होने पर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। थोड़े पोमोडोरोज के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लीजिए। इसके पीछे आइडिया यही है कि छोटे छोटे अंतराल में काम करने से डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अपने फोकस पर काम करने के लिए आपको पोमोडोरो पर रुकने की जरूरत नहीं है। गहरा और बहुत गहरा ध्यान पाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। योगिक मेडिटेशन को मानसिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सही विकसित किया गया है। इस प्राचीन प्रथा की आज के वक्त में भी काफी अहमियत है। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की ताकत बढ़ती है और आप एक काम से दूसरे काम पर बिना फोकस गवाए शिफ्ट भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जिंदगी अक्सर बोझिल और कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन जिंदगी के तनाव को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज आपको चाहिए उन्हें कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं। जब आप खुद को बोझ के तले हुए दबा हुआ महसूस करें, बेसिक्स की ओर लौट जाएं। इससे आपको फोकस, क्लैरिटी और पूर्णता ढूंढने में आसानी होगी। सांस के प्रति अवेयर होने जैसी आसान सी चीज काफी है जिंदगी में एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने के लिए। क्या करें? एक पावर पॉज लें। आप कैसे खड़े होते हैं इस पर निर्भर करता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आपका खुद का मूड कैसा रहता है। अपनी मुद्रा बदलने से ही आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाएगा। तो अगली बार जब आपको तुरंत सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की जरूरत महसूस हो, तो अपने पैरों को हिप्स से थोड़ा ज्यादा फैलाकर खड़े हो जाएं। हाथों को हिप्स पर रखें और पेट से गहरी सांस लें। आपको खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस होगा और आप दुनिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।